हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमनीफाई। सो गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन करा था। हमने उसमें देखा था कि कैसे 1600 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे आके ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म करते हैं, राइट। और क्या होता है कि 1765 में शाह आलम टू से उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, जिनकी वजह से जो वो ट्रेडर्स थे, ठीक है, एज ए जो ट्रेडर्स काम करने व्यापार करने इंडिया में आए थे, अब वो कौन सी पावर बन जाते हैं, वो टेरिटोरियल पावर बन जाते हैं। देखो, हर चीज के पीछे ना कुछ वजह होती है कि अब ये एक्ट ऐसे तो नहीं आ गया, है ना, बिना किसी वजह के तो ये एक्ट नहीं लाया गया। इसके पीछे भी कुछ रीजंस थे, ठीक है, कि इस एक्ट को लाना पड़ा। अब होता क्या है कि जो कंपनी होती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो दिन पर दिन बैंकरप्ट होती जाती है, मतलब दिन पर दिन वो लॉस में जा रही है। प्रॉब्लम अब यहाँ पे आती है, चलो कंपनी डूब रही है कोई बात नहीं, फिर भी हम मान ले। होता क्या है, कंपनी डूबी जा रही है, लेकिन कंपनी के सर्वेंट दिन पर दिन और रिच होते जा रहे हैं और फ्लरिश करते जा रहे हैं। और दूसरा, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को लोन लेने की जरूरत पड़ रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे 1600 में जो ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, इनको चार्टर के तहत एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे। अब इनको फ्री में तो नहीं मिल गए होंगे, तो ये क्या करते थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ पे करते थे, ठीक है, यहाँ से कुछ टैक्स कलेक्शन करके, मतलब उनका जो टैक्स होता था अपना कंपनी का, वो कुछ परसेंट जो था उन्होंने बोला था, क्राउन ने बोला हुआ था कि ठीक है हम आपको एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं, कोई और कंपनी जाके व्यापार नहीं कर सकते, सिर्फ आप कर सकते हो, आपका इतना टाइम पीरियड है, आप हमें इसके रिटर्न में ये दो, हम आपको राइट्स दे देते हैं। तो कंपनी का ये सिस्टम चलता था कि ये उनको उनसे अधिकार लेते थे मोनोपोली का, और उनके उसके बदले क्राउन को कुछ ये लोग देते थे पाउंड्स में, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, अब कंपनी डूब रही है, कंपनी कहाँ से देगी, क्राउन को कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा क्राउन से ये लोग लोन ले रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम थी कि भाई कंपनी के सर्वेंट दिन पर दिन और अमीर होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये लोग यहाँ से जाके यहाँ से अच्छे से एक्सप्लॉयटेशन करके, होता क्या था, ड्यूल सिस्टम बन गया था यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव ने बना दिया था। आपको मैंने बताया था कि शाह आलम से इन्होंने रिवेन्यू राइट्स तो ले लिए, दीवानी राइट्स ले लिए। कंपनी क्या करती थी, कंपनी जितना भी टैक्स होता था सारा इकट्ठा खुद कर लेती थी, लेकिन जिस प्रजा से, ठीक है, जिन लोगों से आप लोग टैक्स ले रहे हो, अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स लेती है, उसके बदले में हमें क्या देती है, फैसिलिटीज देती है, राइट। अब कंपनी को कुछ भी मतलब नहीं था इन चीजों से, वो सिर्फ टैक्स लेके अपनी पॉकेट्स भरती जा रही थी। लोग मर रहे हैं मरे, जी रहे हैं जिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो अब किस पे पड़ेगी, मुगल एम्पायर पे पड़ेगी, उसके पास तो टैक्स भी नहीं आ रहा है। अगर उसने लोगों को फैसिलिटीज देने का जिम्मा दिया है, देखो दो रूल थे, निजामत था और दीवानी था। दीवानी रूल में क्या था कि कंपनी इकट्ठा कर लेगी सारा टैक्स, लेकिन निजामत रूल में क्या था कि भाई अब जो वो मुगल जो उनका राजा है उसकी जिम्मेवारी थी उस एरिया का ध्यान रखना, उसको फैसिलिटीज देना, उसको एडमिनिस्टर करना, उसके पुलिस अफेयर्स का ध्यान रखना, मिलिट्री अफेयर्स का ध्यान रखना। पर वो कहाँ से करे, सारा पैसा तो ये लोग खा रहे हैं, ठीक है। और कंपनी के सर्वेंट्स ना बहुत ज्यादा करप्ट हो गए थे। अब जब ये लोग इंग्लैंड जाते थे, इनको वहां पे नवाब बोला जाता था कि बड़े बड़े वेल्दी रिच आदमी है ये लोग। अब एक सीक्रेट कमेटी बिठाई गई कि भाई ये सब क्यों हो रही है, क्यों कंपनी डूबी जा रही है, कंपनी को हमसे लोन लेने की जरूरत पड़ रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के, ये कैसे इतना फल फूल रहे हैं। तो जब सीक्रेट कमेटी बिठाई कि उन्होंने रिपोर्ट दी कि भाई ये लोग कर रहे हैं प्राइवेट ट्रेड, एक तो कंपनी की ट्रेड है। अब देखो, अगर कंपनी कोई ट्रेड कर रही है, कंपनी कोई व्यापार कर रही है किसी भी चीज में, तो सारी डिटेल्स किसके पास जाती थी, क्राउन के पास जाती थी कि अच्छा कंपनी इतना कमा रही है, इतना दे रही है, तो उस हिसाब से वो सारा टोटल उनका हर एक चिट्ठा उनका जाता था क्राउन के पास में। अब आप प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अपनी खुद की पॉकेट्स भर रहे हो, कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है आपको, डूबते या डूबने दे, तो ये तो आप करप्ट हो गए हो ना फिर तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ पे क्राउन ने सोचा कि अब तो इनको करना पड़ेगा कंट्रोल, क्योंकि इन्होंने मचा दिया तबाही, ये एक्सप्लॉयटेशन भी करते जा रहे हैं, ठीक है, खुद की जेबें भी भरते जा रहे हैं, फाइन। और बंगाल में फेमाइन भी आ गई थी, भूखमरी पड़ गई थी, तो बहुत सारे कारण है। और एक यहाँ पे एक और बात भी है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, उसके ऊपर भी चार्जेस लगे थे करप्शन के, बट उसने क्या कर लिया, उसने सुसाइड कर ली क्योंकि उससे सहा नहीं किया। ये लोग यही करते थे, कंपनी को डूबने दे रहे हैं और खुद की पॉकेट से लोग भरते जा रहे थे। तो ये सब कुछ जो था बैकग्राउंड में चल रहा था, ठीक है। कंपनी ने बहुत सारे ना वॉर्स में भी अपना पैसा बर्बाद कर दिया, इनको हार भी मिली थी, कौन से में मिली थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में मिली थी, ठीक है। तो मुझे बताना कब हुआ था कब नहीं हुआ था। तो कंपनी बहुत अपना वेस्ट करती जा रही थी जितना भी इनके पास कलेक्शन आ रहा था, और एक्सप्लॉयटेशन भी लोगों का भर भर के ये कर रही थी।
अब तब सोचा उन्होंने ब्रिटिश क्राउन ने कि अब जरूरत है भाई इन लोगों पे थोड़ी लगाम लगाने की, इनको खुला हमने छोड़ रखा है, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। था तो ये चार्टर एक्ट ही। अब चार्टर का मतलब मैंने आपको बताया था रिटर्न परमिशन। रिटर्न परमिशन में क्या था कि उनको पता चलता था कि अच्छा इनको इतने साल मिले हैं यहाँ पे मोनोपोली ट्रेड करने के लिए, ठीक है, मतलब ये ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और कंपनी उस एरिया से आके यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकती। तो चार्टर एक्ट ये बताता था कि इनके पास और कितने पेंडिंग ईयर्स बची हैं या फिर वो कितना और पैसा जो ब्रिटिश क्राउन को है वो इन रिटर्न पे करना है उन ईयर्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी एक तरह का चार्टर एक्ट था, बट इस एक्ट में ज्यादातर इनके ऊपर रेगुलेशंस लगाई गई। यहाँ पे पहली बार कंपनी को कंट्रोल करने की, कुछ रूल्स में बांधने की कोशिश करी गई, इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा, इसको फेमसली हम लोग बोलते हैं द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश क्राउन का, जो इनके सबसे ऊपर हेड होते हैं, उनका पहला स्टेप था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी डूब रही थी और कौन ज्यादा मतलब फ्लरिश कर रहा था, इसके सर्वेंट कैसे कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड से। अब इसीलिए इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के पास कुछ नहीं जा रहा तो वो इन पे इतना मेहरबान क्यों हो, राइट, ओके। दूसरा, पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करा गया। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कौन से एक्ट के अंदर कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को ब्रिटिश क्राउन ने रिकॉग्नाइज करा। तो वो 1773 का एक्ट था जिसमें कि इनके इन दो फंक्शंस को क्या करा गया, रिकॉग्नाइज करा गया। होता ये था कि ये लोग ही तय करते थे कि अच्छा अब ये राजा बनेगा, ये मिलिट्री अफेयर्स में बहुत दखल करते थे, किसी के साथ में भी अलायंस बना लेते थे, ठीक है। ये देखते थे कि अच्छा अब ये राजा हमारी मर्जी से इस गद्दी पे बैठेगा, ये वाला राजा को हम यहाँ से हटाएंगे, किसी के कंधे पर रख के ये लोग बंदूक चलाते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी करवाते थे। तो बहुत इनके पॉलिटिकल फंक्शंस भी होने लगे थे ना, बीच में टांग अड़ाना, किसी अगर कोई शासन चल रहा है, कोई किंग का एम्पायर चल रहा है, उसमें बीच में लड़ाइयां करवाना, किसी की गद्दी को छिनवा के किसी को बिठाना, तो इनका ये बहुत ज्यादा जो था वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और ब्रिटिश क्राउन पे जा रहा, कुछ सालों तक तो बेखबर ही रहा, ठीक है। और इसने नींव रखी इंडिया में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रखी, फाउंडेशन रखी, कहाँ पे, इंडिया में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो फाउंडेशन है, शुरुआत है, वो कहाँ से होती है, तो वो होती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, ठीक है। अब इस एक्ट के कुछ हम लोग फीचर्स पढ़ लेते हैं। आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि भाई इन लोगों पे क्यों लाना पड़ा, इन्होंने बहुत तबाही मचा दी थी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, मतलब इसमें क्या खासियत है, फीचर्स क्या होते हैं, देखो ये मार्कर है, इसका फीचर क्या है, इसका फीचर ये है कि मान लो इसकी 1 मीटर जो है वो हाइट है। इसका दूसरा फीचर क्या है कि इसका जो कलर है ना, इसकी कैप का और इसका अप फ्रंट का जो कलर है वो रेड है, ठीक है, और इसका बॉटम का कलर भी जो है वो रेड है, और इसके बीच में व्हाइट कलर है और कुछ और थोड़ी सी कुछ ग्राफिक्स बने हुए हैं, कुछ डिजाइन बना हुआ है। तो ये इसके फीचर्स हैं, समझ में आया फीचर्स क्या होते हैं, मतलब इन सबसे मिलके ये पूरा मार्कर बना है। तो यही होते हैं फीचर्स जिनसे मिलके ये पूरा का पूरा रेगुलेटिंग एक्ट बना। सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज, क्या करा गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब देखो एक मास्टर है, ठीक है, एक मास्टर है, अब उन्हीं मास्टर को मैं बना दूं हेड मास्टर। थे तो वो ही मास्टर, लेकिन उनको मैंने थोड़ा अपग्रेड कर दिया, उनकी पोजीशन को थोड़ा मैंने अप कर दिया, एक लेवल बढ़ा दिया। तो वैसे ही क्या करा गया कि जो गवर्नर था बंगाल का, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ कौन से एक्ट के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल को एक नया पद मिला था, एक नई एक नया नाम मिला था जो कि था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो किस एक्ट के अंडर मिला था, वो मिला था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये फॉर्म होगा कि बताओ इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट थे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, ठीक है। किसके बाद आए थे ये, पहले देखो क्लाइव था यहाँ पे, बट क्लाइव की डेथ हो जाती है पहले ही, ठीक है, 1772 में वो सुसाइड कर लेता है। तो किसके टाइम पीरियड में जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो वो किसके में आता है, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे, ठीक है।
एक और चीज करी गई कि जो अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, इसको 4 लोग और दे दिए गए। ठीक है, एक मान लो एक मास्टर है, आपके हेडमास्टर हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए उनको 4 मेंबर्स और दे दिए गए और उनकी बना दी गई गवर्नर जनरल की काउंसिल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी इनकी बना दी गई। अब क्या होता था कि एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया और दूसरा इनके 4 लोग, ये 5 लोग मिलके जो क्या करते थे, फैसले लेते थे। हो गया ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऊपर है बाकी सब नीचे है। ठीक है, ये लोग जो है ऊपर सेंटर में जो ये लोग हैं, यही डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, एक वर्ड ऐड कर दो, जनरल। ठीक है, और क्या करा गया, उनके साथ में 4 मेंबर्स भी थे, उनको दे दिए गए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए उनकी काउंसिल जो थी फॉर्म कर दी गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट यहीं से निकालते हैं हम। देखो, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, उनको ऊपर रख दिया गया, किनके ऊपर, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास के ऊपर। तो सीधी बात यहाँ पे क्या बोली जा रही है कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था और जो गवर्नर ऑफ मद्रास था, इन दोनों को सबऑर्डिनेट बना दिया गया, किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, बड़ा कौन हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनके नीचे कौन हो गए, एक तरफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे, एक तरफ गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड फीचर इस एक्ट का क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट करेगी कैलकाटा में, कब, 1774 में। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन थे, इसमें था एक चीफ जस्टिस आपका और 3 अदर जजेस। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि बताओ जो सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी कैलकाटा में, वो कब हुई थी, 1774 में हुई थी, और किस एक्ट के तहत हुई थी, वो हुई थी द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और सुप्रीम कोर्ट की अगर कॉम्पोजिशन आपको यहाँ पे बतानी हो जजेस की, तो क्या था कि 1 चीफ जस्टिस थे और 3 आपके कौन से थे, अदर जजेस थे। पेपर में यही से क्वेश्चन घूम के आएगा, चीफ जस्टिस तो यहाँ पे 1 ही रखेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, 2 कर देंगे, 5 कर देंगे। तो अगर आपको ये फिगर अच्छे से नहीं पता होगी तो आप क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। अब देखो एक ट्रिक बताती हूँ, आपको याद कैसे रखना है कि 3 है। अब मुझे बताओ, ये कैलकाटा, कैलकाटा में क्या यूज हो रहा है आपका, सी, क्या यूज हो रहा है, सी, सी को रिवर्स करो। ठीक है, और एक लाइन लगा दो, तो क्या बन गया, ये 3 बन गया। क्या बन गया, ये 3 बन गया। समझ में आया? ठीक है, और ये 4 कैसे याद रखना है, आप देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, काउंट करो 1 2 3 4। समझ में आया? तो इसके साथ में 4 मेंबर्स हैं। अब क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट में भी सी आ रहा है, तो सी लिखो, उसको उल्टा करो, हाथ से बनाओ, अपने आप कर जाएगा। कितने मेंबर्स हैं भाई, 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और किस किस को सबऑर्डिनेट बनाया गया, बॉम्बे के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को। अगर हम थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका बॉम्बे या मद्रास और ये बंगाल, तो ये दोनों कुछ भी करना होगा, इन बेचारों को इससे पूछना पड़ेगा, ये उनका मेन लीडर बन चुके हैं अब। ठीक है, ओके। फोर्थ फीचर क्या है कि प्राइवेट ट्रेड को खत्म कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, और ब्राइब्स जो ये लोग नेटिव से लेते थे, जो इंडियंस थे यहाँ पे, जो यहाँ के लोग थे, उन लोगों से ये लोग ना बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी करते थे, पैसा खाते थे और प्राइवेट ट्रेड करते थे। मतलब अपना खुद ही फुल रहे हैं, कंपनी डूब रही है और लोगों का मतलब लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, ब्राइब ले लेके कुछ कुछ कर रहे हैं। तो उन सबको साफ साफ बोला गया कि दिस इज इलीगल, क्रॉस, खत्म, अब आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगला द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कि सीओडी बनाए गए, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। अब ये क्या करते थे, ये वहीं पे ब्रिटेन में बनाए गए, ये इंडिया में था। ओके, ये इंडिया में चल रहा सिस्टम, और जो कोड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए, ये बनाए गए ब्रिटेन में, जहां पे क्राउन था वहीं पे। ठीक है, गवर्निंग बॉडी है कंपनी की। अब ये क्या करेगी, कंपनी की जितनी भी रिवेन्यू से रिलेटेड, अब देखो पता ही नहीं चल रहा था ना कितना रिवेन्यू असल में कंपनी कमा रही, क्योंकि वो लोग प्राइवेट ट्रेड कर लेते थे, तो कुछ हिसाब किताब पता ही चलता था। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे क्राउन को रिपोर्ट देने में कि भाई कंपनी का क्या रिवेन्यू का क्या क्या मामला है, कितना रिवेन्यू कंपनी इकट्ठा कर रही है, उनका सिविल स्टेटस क्या है, मिलिट्री अफेयर्स क्या है, किस अलायंस बना रही है, कुछ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये सारी रिपोर्ट एनुअली कौन सबमिट करेंगे, सीओडी सबमिट करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये सब कुछ अब मैनेज करेंगे, गवर्न करेंगे, किसको, कंपनी को। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अफेयर से रिलेटेड वो लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे।
तो इस एक्ट में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि एससी के ना कोई फंक्शंस डिफाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक अपने रूल्स को लागू कर सकता है, कहाँ तक जुरिस्डिक्शन कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी डिफाइन है। इसको लेके भी बड़ा कंफ्यूजन होता है और पंगे पड़ते हैं आगे जाके। अब एक एक्ट आएगा इसके बाद, इसको अमेंड करने के लिए फिर बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो कहाँ कहाँ तक लिमिट है और किस किस को वहां से एग्जेम्पशन मिल रही है, कौन कौन इस सुप्रीम कोर्ट की पावर के दरिये में, दायरे में आता है ना, दरिये में दायरे में आता है। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे करेंगे इसी को अमेंड करने का जो एक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कुछ कमियां रह जाएंगी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए अब एक नया एक्ट आएगा और उसको हम लोग पढ़ेंगे। याद हो गया होगा यहाँ तक? चलो ठीक है। क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे अभी नहीं, जब हम 2-3 एक्ट और कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से रिपीट करें, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, वारन हास्टिंग बने, 4 मेंबर कैसे, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, कैलकाटा में एस्टेब्लिश करा गया, और एक चीफ जस्टिस होंगे और उसमें 3 अदर जजेस होंगे। 3 कैसे, सी लिखो, उसको रिवर्स करो, लाइन लगा दो तो हमारे 3 बनेंगे। किस किस को सबऑर्डिनेट बना दिया गया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को बना दिया गया। प्राइवेट ट्रेड को बिल्कुल बंद, काम तमाम, ठीक है। और सीओडी को स्टेब्लिश करा गया। उसमें क्या बोला गया कि भैया आप लोग हमें एनुअली क्या करोगे, कंपनी के रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के रिगार्डिंग रिपोर्ट सबमिट करोगे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, सो तब तक पढ़ते रहो। ओके, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।